बताइए, आपने तो महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाने के लिए गठबंधन किया। आपसे बड़ा आतंकवादी कौन हो सकता है इस देश में? आपने पुलवामा अटैक करा इस देश में। तो बताइए, मंदिर के नाम पे जो दल 2 करोड़ की जमीन खरीदी जाती है अयोध्या में और 1 घंटे में वो जमीन 16 और 18 करोड़ की हो जाती है, वो लोग मंदिर के नाम पर चंदा खाने वाले लोग। अब बताइए, राम के भी मंदिर और भगवान का भी कोई ला सकता है? कोर्ट के आदेश से मंदिर बना है, मंदिर के नाम पर इन लोग का चंदा का धंधा 90 या 91 से चल रहा है। दंगा करने वाली की कोई गिनती नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि हिंदू और मुसलमान में लड़ाकर और राजनीति करने का काम करें। आज कोर्ट के फैसले के बाद सरकार हमारी मंदिर बनवा रही है। अगर मंदिर नहीं बनता तो फिर से वही चुनावी मुद्दा एक रहता हिंदू और मुसलमान का। एनसीआरबी का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए कि भ्रष्टाचार और अपराध किस सरकार में बढ़ा है। 2017 से और 2022 की सरकार में अपराध 4 से 5 गुना बढ़ा है। और हम नहीं कह रहे हैं, इनकी सरकार की जो सरकारी रिपोर्ट एनसीआरबी वो कह रही है। तो ये तय करे कि लाल टोपी वाले गुंडे हैं या ये भगवा झंडा लेकर जो भगवा के नाम पे गुंडागर्दी का काम कर रहे हैं, ये लोग तय करें कि गुंडा हैं। आप जनता के बीच में जाइए ना, ये तो कार्यकर्ता है, मैं भी कार्यकर्ता हूँ। अगर हो सकता है कि मैं झूठ बोल दूँ, ये झूठ बोल दे, ये गलत आरोप लगा रहे हो। आप जनता के बीच में जाइए, वहाँ की 20,000 जनता में से मैं कह रहा हूँ 15,000 जनता आज बम बम बोल रही है, कह रही है कि आएंगे तो योगी ही और जीतेगी बीजेपी ही। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ संदीप त्रिपाठी। हम इस समय बलिया में हैं, चंद्रशेखर की धरती है। दाढ़ी वाले नेताजी की चर्चा की जाए तो जो व्यक्ति कभी मंत्री नहीं हुआ वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री हो जाता है। और इंदिरा गांधी को खुला चैलेंज देते हैं कि अगर कांग्रेस में परिवर्तन नहीं हुआ तो मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा। वही उसी चंद्रशेखर की धरती है। यहाँ पे हम एक रेस्टोरेंट में आए थे, कुछ युवा थे, सुबह का समय था, चर्चाएं हो रही थी। आइए हम इनसे चुनाव पे चर्चा करेंगे। बलिया की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार में 5 साल काफ़ी चर्चाओं का केंद्र रहा। एक विधायक जी काफ़ी चर्चा में रहे। आइए हम जानते हैं चुनाव पे क्या समीकरण है, क्या कुछ इस बार परिवर्तन देखने को मिल रहा है बलिया की धरती पे। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, रुपेश चौबे। रुपेश जी, क्या करते हैं आप? मैं तो वैसे कॉन्ट्रैक्टर का काम करता हूँ और छात्र राजनीति से हम लोग निकले हुए हैं, टीडी कॉलेज से। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो बलिया में कॉन्ट्रैक्टर की बहुत चर्चा होती। विधायक जी खुद कॉन्ट्रैक्टर हैं, पूरे प्रदेश में उनका सिक्का चलता है। क्या माहौल है इस बार? माहौल क्या है, आप आए होंगे यहाँ, देखे होंगे कि सड़कें किस प्रकार से है, बेतहाशा स्थिति में है। और विधायक जी खुद ठेकेदार हैं, उसके बाद भी ऐसी स्थिति काहे बन रही है? अब ऐसी स्थिति इसलिए कि विकास उनका मुद्दा ही नहीं है। हमारे यहाँ जो वर्तमान सरकार चल रही है, विकास का उनका कोई एजेंडा कहीं भी ना रहा था और ना आगे रहेगा। वो लोग सिर्फ धर्म और जात की राजनीति, यहाँ पे केवल उनका एजेंडा यही रहता है। और विकास देखें आप, सड़क से लेके स्वास्थ्य से लेके शिक्षा तक पूरी बदहाल है। सड़क तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि मतलब यहाँ से अगर आपको बैरिया जाना होगा तो आपकी गाड़ी, अगर नई कार आप लेके आए हैं तो आपको उसको सर्विसिंग में देने के लिए बाध्य होना पड़ जाएगा। अच्छा, चंद्रशेखर जी की धरती प्रधानमंत्री थे, बलिया का नाम काफ़ी ऊंचाइयों तक गया था। ऐसी स्थिति क्या मानते हैं यहाँ के वर्तमान समय के राजनेताओं के द्वारा ही ऐसी हुई? बिल्कुल, ये निश्चित तौर पे कहा जाएगा कि देखिए, बलिया बागी कहा जाता है, बागी बलिया रहा है और मंगल पांडे, चित्तू पांडे का इतिहास रहा है। हमने आज़ादी की लड़ाई में सर्वप्रथम भूमिका निभाई है और सबसे पहले हमने आज़ादी भी ली है। लेकिन जो वर्तमान राजनीतिक दौर चल रहा है, देखिए, ये महत्वाकांक्षी राजनीति हो रही है और जितने स्वार्थी राजनीतिक लोग हैं वो दल बदल के, कभी कांग्रेस में, कभी सपा में, कभी भाजपा में, ऐसे करके वो लोग जो दल बदल के राजनीति कर रहे हैं वो व्यक्तिगत स्वार्थ है उनका। आप चंद्रशेखर जी के परिवार को ही देख लीजिए। उनके खुद पुत्र नीरज शेखर जी जब लोकसभा का चुनाव हारे, समाजवादी पार्टी द्वारा उन्हें राज्यसभा भेजा गया, लेकिन उन्होंने भी दल बदल के अपने व्यक्तिगत लाभ को देखते हुए यहाँ पे पार्टी बदली और आज भाजपा से वो राज्यसभा की राजनीति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे, यहाँ ये पाएंगे कि व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो गया है। जो मूल मुद्दे हैं वो यहाँ से भटक गए हैं और यहाँ के लोगों को गुमराह करते हुए सिर्फ अपनी राजनीति सेकी जा रही है, अपनी रोटी सेकी जा रही है। और अंत में होता क्या है, जब चुनाव आता है तो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे हमें आपस में लड़ा दिया जाता है। अभी प्रत्याशी कौन आएगा कौन नहीं आएगा इस पर आप बहस करेंगे। जो ही यहाँ पार्टियाँ प्रत्याशी घोषित करेंगी उसमें में आप देखेंगे कि आपस में लोग टूटने का काम करेंगे। और जो देखिए, बलिया हो या पूरा उत्तर प्रदेश हो,
कांग्रेस पार्टी ने जो यहाँ पे काम कराया, स्वर्गीय जगन्नाथ चौधरी जी यहाँ से सांसद रहे, पुल दिया उन्होंने, रेलवे बड़ी लाइन के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। जो भी विकास का कार्य आप देखेंगे, कांग्रेसी हैं क्या? जी बिल्कुल, कांग्रेस से ही हम लोग शुरू से ही कांग्रेस को सपोर्ट किया हमने, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा और नीति कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करती लेकिन है। विचारधारा तो कहीं दिख नहीं रही है, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, कांग्रेस दिखाई, वही तो हमने बताया ना, कांग्रेस क्यों नहीं दिखाई दे रही। आप प्रियंका गांधी जी को देख लीजिए, पिछले 2 सालों से जिस प्रकार से सड़क पे कोरोना काल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी ने जितना काम किया, और कई बार आपको खुद पता होगा न्यूज के माध्यम से कि 50 बार वो जेल गए। प्रियंका गांधी जी उन्नाव से लेकर लखीमपुर हो, जितने भी, आज देखिए आप, टिकट दिया गया है उन्नाव रेप पीड़िता की माता जी को। ये कितना बड़ा संदेश दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती है। सपा ने उसे समर्थन दे दिया, अखिलेश जी भी तो संदेश दिए हैं। बिल्कुल, और सपा अभी ऐसा कुछ उन्होंने ऑफिशियल रूप से वो नहीं किया है, ये मीडिया में और सोशल मीडिया पे चर्चाएं हैं। जिस दिन ऑफिशियल रूप से ये आएगा उस दिन हम उनको इस बात के लिए धन्यवाद जरूर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी जी ने एक मैसेज दिया इस समाज में कि हम पीड़िताओं के साथ हैं और हम उन शोषित वर्ग के साथ हैं, और हम आज भी धर्म और मजहब जात की राजनीति नहीं करते हैं। हम पीड़ितों और जो भी हमारे यहाँ शोषितों की लोग हैं उनके साथ हम खड़े हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं अनुभव सिंह मंडल अध्यक्ष हूँ। अच्छा, भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। ये बताइए, 5 साल में आपका आरोप लगा कि जाति, मजहब, धर्म, पंथ की राजनीति की गई है, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, जो आरोप लगा रहे थे, मैं तो सब उसको पहले तो निर्धार साबित कर दे रहा हूँ। एक परिवेश बदला 2014 के बाद, जब हम सभी के विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। एक परिवेश में क्यों कहा कि बदला? क्योंकि इस देश में एक वंशवाद की राजनीति चला करती थी। प्रदेश में चाहे जातिवाद, वंशवाद, क्षेत्रवाद की राजनीति चला करती थी। लेकिन एक राजनीति बदला पूरे देश का कि एक नरेंद्र मोदी जो गुजरात से हमारा जो गरीब बेटा है, उसको मौका मिला और देश का प्रधानमंत्री बनता है, और पूरे देश ने उन पर विश्वास किया। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 50 सालों तक देश आज़ाद हुआ तो एक मन में एक गलान रहती थी कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे हम सभी के बीच में, चाहे क्षेत्र के मुद्दे हों, चाहे गांव के मुद्दे हों, चाहे देश के मुद्दे हों, राष्ट्र के मुद्दे हों, सारे मुद्दों पर एक टीस रहती थी कि क्या वो मुद्दा पूरा हो पाएगा नहीं, क्या हमारी पीढ़ियाँ देख पाएंगी कि नहीं देख पाएंगी। लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, चाहे वो 370 का मामला हो, चाहे हम हिंदुओं का जो एक सनातन परंपरा हम सभी की रहती है, एक भाव रहता है कि हम हिंदू हैं, उस हिंदू के भाव से जब हम लोग जीते हैं तो राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। मैं गर्व से कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो सारी बातें वो जो आज हम सभी के बीच धरातल पर दिख रही हैं वो सिद्ध होती दिख रही हैं। तो आज मोदी और योगी जी के नेतृत्व में चाहे भारत हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, आज आपके वहाँ सड़कें जो है गड्ढे में तब्दील हैं, और आपके विधायक जी जो है भाषण लंबा लंबा देते हैं, देखिए चर्चा में रहते हैं। 5 साल तो खूब भाषण दिए, उल्टा सीधा। मैं आपको बता दे रहा हूं कि कांग्रेस के लोग हों, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या समाजवादी पार्टी, पूछा आपसे जाएगा सरकार में आप? जी 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 बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। ये समाजवादी पार्टी के लोग या कांग्रेस के लोग जो पहले की राजनीति करते थे, पहले जिनकी सरकारें थी, इन्होंने इतने गड्ढे कर दिए थे पूरे देश में, अभी तक पट नहीं पाया। नहीं, वो धीरे धीरे हम लोग पटा रहे हैं। वो इतने गड्ढे किए थे, मैं आपको बता दूं, आप बलिया की बात कर रहे हैं ना, मैं बलिया की गड्ढों की बात आपसे कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी सरकार की, मैं बलिया की राजनीति की बात कर रहा हूं। बलिया में शहर में आ जाइए, शहर में व्यापारी बंधु थे, जाके कभी एक एक दुकान पे पूछ लीजिए, व्यापारी बंधु इतने अत्याचार से लोग त्रस्त थे, इतने लोग भयभीत रहते थे कि किसी को अगर दुकान से बाहर कोई सामान लेकर जाना पड़ता था तो इतने गुंडे मवाली समाजवादी पार्टी के लाल टोपी वाले लोग इतना घुमा करते थे कि डायरेक्ट उनका ये होता था कि मुझे वसीली चाहिए, मुझे दलाली चाहिए। लेकिन उस समाजवादी पार्टी की, उस सरकार की जो दलाली थी, जो गुंडागर्दी थी, उसको बंद कराया हमारी योगी जी की सरकार ने, हमारे मनिया बलिया के जनप्रतिनिधियों ने। उस गड्ढे को हमने समाप्त किया, हमने उस गड्ढे को समाप्त किया। पता कीजिएगा, तुलना कीजिए 2012 से 2017 के बाद की, 2012 की बात की मैं तुलना कीजिए कि 2017 में जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो बलिया नगर की मैं बात बता रहा हूँ, राशन व्यवस्था पर आई एक मैं नाम नहीं नाम पर अगर कहें तो नाम बता दूँ, ये कि किसी में तुलना की जाती है। 2017 के पहले का दृश्य देखिए, 2017 के बाद का वो दृश्य देखिए। एक समय ऐसा था भाई साहब, मैं बता दूं, बलिया के नगर के अंदर इतने लोग भय में जीते थे कि अगर राशन जाए, एक दुकानदार फैला है, मैं इस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं इस पार्टी का नेता हूं, तुरंत उसको होता था कि तुरंत एक लिस्ट बन जाती थी कि तो आपको राशन दी। मैं गर्व से कह सकता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से हम सभी के योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, हम सभी के जनप्रतिनिधि जब बलिया में जब आए हैं, तब से वो व्यवस्था खत्म हुई है। हमने उस गड्ढे को पटने का काम किया है। बता रहा हूँ कि जिस गड्ढे की आप बात कर रहे हैं, मैं चलिए मैं गाँव में दिखा रहा हूँ। चलिए हम आते हैं, आप जवाब दीजिए। कह रहे हैं लाल टोपी वाले गुंडे हर दुकान पे घूमते थे।
अब ये तो समाजवादी के लोग बता पाएंगे कि लाल टोपी के गुंडे थे। इस समाज में है ना, चाहे किसी भी दल के हैं। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि 1989 के बाद जब उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की सरकार चली गई तो 32 सालों का शायद हो जाएगा 22 के चुनाव में, तो 32 सालों से सपा बसपा और फिर लोगों को लगा कि शायद राष्ट्रीय दल के रूप में भाजपा आएगी, ये लोग बहुत अच्छी एक मॉडल और बात किए 2014 में, वो फेल हुआ। लेकिन 17 में लोगों को लगा कि उत्तर प्रदेश में शायद उससे ये लोग बदलाव देंगे। लेकिन बड़े उसके साथ कहना पड़ा दुख के साथ कि कमोवेश इन लोग का भी वही हाल रहा क्षेत्रीय दलों वाला। क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दलों के शासन सत्ता में व्यवहार में अंतर होता है, क्योंकि उनके यहाँ राष्ट्रीय के साथ साथ स्थानीय मुद्दे पे लोगों को सॉल्यूशन मिलता है। जैसे हमारी नगर की सड़कों को ले लिया जाए, नगर के सीवर की व्यवस्था को ले लिया जाए। अब आप पिछले पे आरोप लगा रहे हैं तो ये तो कोई है नहीं, 5 साल आपको मिला। एनएच की दुर्दशा देख लीजिए आप, उसके साथ साथ ये भी देख लीजिए कि अगर 89 के पहले इंदिरा जी के शासनकाल और जगन्नाथ चौधरी जी के दौर में बलिया में नहरों का जाल बिछा था, अगर बांध का काम हुआ था, इंदिरा जी के शासनकाल में बांध बना था बलिया गंगा नदी के किनारे, वही बांध 2017 के चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो टूटा। शिवपाल जी आए, उस पर वो पता ना क्या करके गए, भाजपा के लोग बताए उस वक्त कि शिवपाल जी लूट खसोट करके गए। इनकी जब सरकार आई तो इनके एक बहुत बड़े बोले जो विधायक जी हैं उन पर लाल बालू और लाल दारू का आरोप लगा, वो भी उस पैसे को खा गए। तो कमोवेश वही स्थिति है। और ये जो बात कहे कि मैंने राशन की बात कहे, तो राशन की बात पे आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस देश में फूड सिक्योरिटी बिल यूपीए 2 के दरमियान आया था। और आपको याद होगा संसद का वो ऐतिहासिक पहल जब श्रीमती सोनिया गांधी जा रही थी उस फूड सिक्योरिटी बिल को पास कराने के लिए और बीमार होकर गिर गई थी सदन के अंदर, तब भी वो महिला उठ के गई उस बिल को पास होते हुए, चाहे कि बिल आज पास हो जाए। वो बिल पास हुआ, उसी के आधार पे ये लोग राशन बांट रहे हैं। अब बताइए लोग कितना छोटा काम कर, उस राशन पे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का फोटो लगा के बांट रहे हैं। क्या इसके पहले देश में चीनी, किरासन तेल या राशन नहीं बांटा गया था? लेकिन ये लोग क्या मतलब बताइए कि ये लोग राशन के नाम पे भी राजनीति कर रहे हैं। चलिए, आरोप लगा कि विधायक जी लाल दारू और लाल बालू का ठेका लेते हैं। बिल्कुल ये देखे होंगे, मुझे तो ऐसा ये आरोप निर्धार लग रहा है। जिस बात की आप कर रहे हैं, पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, सपा की सरकार हुआ करती। तो भाई साहब को इस बात का मैं एक बता देना चाहता हूं कि आज तो कोई भी योजना आ रही है, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो रही है, प्रधानमंत्री अन्न योजना हो रही है, सारी चीज़ें प्रधानमंत्री एक मर्यादित पद के हिसाब से हो रही है। लेकिन पहले क्या होती थी? इंदिरा गांधी की योजना, राजीव गांधी जी की योजना। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं, तो नाम से जो योजना होती थी। और आज बता रहा हूं, कभी आपने सुना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है? नहीं, ये प्रधानमंत्री योजना है। एक प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत काम होता है, मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत काम होता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम से। ठीक है, व्यक्ति विशेष प्रधानमंत्री रहता है, मुख्यमंत्री रहता है, किसी पद पे रहता है, लेकिन उसके नाम से योजना नहीं चलती है। एक पद के नाम से हिसाब से चलती है कि प्रधानमंत्री के नाम से योजना चल रही है। ये पद है, प्रधानमंत्री कोई थोड़ा कि सारी चीजें प्रधानमंत्री के नाम से योजना चलती है, ऐसा थोड़ा होता है। ये बताइए, राशन तो इसके पहले नहीं मिलता था उत्तर प्रदेश में, चाहे कहीं। भाई साहब, राशन की व्यवस्था हर जगह सरकार अपनी योजना के अनुसार लाती थी, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं कि पहले के समय में राशन उन चुनिंदा लोगों में दिया जाता था। और आज राशन चाहे जातिवाद हो या धर्मवाद से ऊपर उठ कर दिया जाता है। सबको जो उस लायक है उस योजना के अनुसार उसको राशन दिया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें। इन्होंने कहा चुनिंदा लोगों को मिलता था, ये भी बात सही है, हर वर्ग को नहीं मिलता था। उसका एक नियम होता है, एक पात्र का आधार होता था। अब तो सबको मिल रहा है। अब ये सबको मिल रहा है तो उसमें सरकारी नौकरी वाले को भी ये दे रहे हैं। हाँ, ये बताइए, तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो तब तो। फूड सिक्योरिटी बिल को अगर ये जान रहे होते तो उसमें सबका कैटेगराइज किया गया था कि कैसे कैसे देश में राशन को बांटना है। उसी हिसाब से उस सेंट्रल की योजना को स्टेट अपने हिसाब से थोड़ा सा आगे पीछे करके लागू करती है। और इन्होंने जो अभी बात कहा कि मतलब कि एक इन्होंने प्रमुख बात कहा था मंदिर वाला, तो बताइए मंदिर के नाम पे जो दल 2 करोड़ की जमीन खरीदी जाती है अयोध्या में और 1 घंटे में वो जमीन 16 और 18 करोड़ की हो जाती है, वो लोग मंदिर के नाम पर चंदा खाने वाले लोग। अब बताइए, राम के भी मंदिर और भगवान का भी को भी कोई ला सकता है? कोर्ट के आदेश से मंदिर बना है, मंदिर के नाम पर इन लोग का चंदा का धंधा 90 या 91 से चल रहा है। उसके साथ साथ ये लोग भूमि का इतना बड़ा घोटाला किए जिसमें मेयर से लेके वहाँ के चंपत राय जी जो मंदिर के लोग पता ना क्या बना रखे हैं उनको, ये सभी लोगों का ऑन रिकॉर्ड उसमें नाम है। और ये तो इनकी सरकार FIR नहीं हुआ, अभी सरकार बदले तो FIR होकर ये लोग जेल जाएंगे। मेयर उसमें 2 करोड़ की जमीन 1 घंटे में 18 करोड़ की हो जा रही है। बताइए, इस रेशियो में केवल अमित शाह जी के पुत्र की आय बढ़ी थी कि 50,000 लगा के पता ना 1600 करोड़ की कितना करोड़ कमा लिए थे। अमित शाह जी के पुत्र की आय केवल उस तरह बढ़ी थी कि अयोध्या में 1 घंटे में वो भूमि घोटाले की जमीन का रेट बढ़ा। तो ये लोग मंदिर के नाम पर चंदा खाने वाले दल के लोग राम भगवान को लेके आएंगे। कुछ और लोग हैं, ये इनसे बात करने का प्रयास करेंगे हम। कहे हैं कि लाल टोपी वाले गुंडे जो है हर दुकान पे, हर चौराहे पे, हर गली में घूमते थे।
सबसे पहले तो मैं आपका बलिया के जनपद पे स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इन्होंने नहीं, इनके देश के शीर्ष नेतृत्व ने जो बात कही, तो आप एनसीआरबी का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए कि भ्रष्टाचार और अपराध किस सरकार में बढ़ा है। 2017 से और 2022 की सरकार में अपराध 4 से 5 गुना बढ़ा है। और हम नहीं कह रहे हैं, इनकी सरकार की जो सरकारी रिपोर्ट एनसीआरबी वो कह रही है। तो ये तय करे कि लाल टोपी वाले गुंडे हैं या ये भगवा झंडा लेकर जो भगवा के नाम पे गुंडागर्दी का काम कर रहे हैं, ये लोग तय करें कि गुंडा कौन है। तो हम नहीं तय कर रहे हैं, सरकार के आंकड़े तो बता रहे हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि महिला अपराध हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे लूट हो, चाहे डकैती हो, चाहता है सारे मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। अच्छा ये बताइए, यहाँ से एक बड़े नेता है समाजवादी पार्टी के राम गोविंद चौधरी जी। राम गोविंद चौधरी जी लंबे समय से सपा की राजनीति कर रहे, 5 साल का कार्यकाल समाजवादी पार्टी करा, तब भी यहाँ की स्थिति नहीं बदली। किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए स्थिति क्यों नहीं बदली। जब 2012 से 2017 के बीच में हम लोग के नेता माननीय अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुल जनेश्वर सेतु पुल, जहां आप जाकर देख लीजिएगा, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का प्रोजेक्ट। हर विधानसभा में सब स्टेशन बना विद्युत का। बलिया के सारे रोडों का चौड़ीकरण हुआ, सारे रोडों को जोड़ा गया। और बलिया में ट्रामा सेंटर, 100 बेड का अस्पताल, तमाम ऐसी सुविधाएं थी जो मूलभूत सुविधा थी, जो जनता हित में थी। सारा कार्य करने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं एक बात भूल गया, एक चंद्रशेखर जी के नाम पे, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के नाम पे विश्वविद्यालय देने का काम किया, स्पोर्ट्स कॉलेज देने का काम किया। और मैं इस बात का आपके चैनल के माध्यम से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक काम बता दें जो 17 से 22 के बीच में बड़ा एक प्रोजेक्ट बलिया के अंदर लाने का काम किया होगा, तो मैं एक काम बताने का काम करें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। 5 साल का योगी सरकार का कार्यकाल कैसा है? देखिए, अब तक की सबसे विफल सरकार जो है वो योगी आदित्यनाथ जी की रही है। और ये पूरे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जब आप बात करेंगे रोड की, विकास की, रोजगार की, तो आपको ले जाया जाएगा मंदिर की तरफ, लाल टोपी की तरफ और जाति और धर्म की तरफ ले जाया जाएगा। नौजवान चिल्ला रहा है कि मुझे टीटी की परीक्षा कराओ, मुझे रोजगार दो, सड़कें अच्छी दो, लेकिन ये सरकार कह रही है कि नहीं, हम भगवा के नाम पे हत्या करेंगे, दंगा करवाएंगे और सारे रोजगार को समाप्त। 5 साल में एक भी दंगे नहीं हुए? 5 साल में बहुत सारे दंगे हुए। मॉब लिंचिंग बता दीजिए कोई एक कर दें। मॉब लिंचिंग के नाम पर सैकड़ों नौजवानों का हत्या किया गया। दंगे का नाम बताइए। अभी आप देखें वो उत्तराखंड में या ये उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे सवाल हुए। अभी भाई ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी दंगा करवाती है, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करती है। मैं आप सभी जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, 2017 में जब महाराज जी गद्दी पर बैठे, अगर उनको हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी रहती, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मंदिर बनाने के इसके पहले भी हुए हैं, कोई पहल एक बार किसी सरकार ने क्यों नहीं किया? और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जब से योगी आदित्यनाथ महाराज जी बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा करने वाली कोई गिनती नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं है कि हिंदू और मुसलमान में लड़ाकर और राजनीति करने का काम करें। आज कोर्ट के फैसले के बाद सरकार हमारी मंदिर बनवा रही है। अगर मंदिर नहीं बनता तो फिर से वही चुनावी मुद्दा एक रहता हिंदू और मुसलमान का, कि अगर हिंदू आएंगे तो फिर मंदिर बनाएंगे, लेकिन उसको जड़ से समाप्त करने का अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। आप 2018 में जो NH की बात, अभी यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, दूसरे दल के भी लोग बैठे हुए हैं, 2018 में 129 किलोमीटर का 117 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने रोड बनाने के लिए दिया। लेकिन कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, यह एक ऐसी कंपनी है जो सीधे समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव से संबंध रखता है। उन्होंने 3 बार कोर्ट जाकर और इस काम को रुकवाने के बाद कोर्ट से मामला जाकर ले आए कि यह जहां सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, एक जगह नहीं, प्रदेश के अंदर 3-4 जगहों पे जहां उनका काम चला है, वो सीधे काम को रोकने का काम किए हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने उप मुख्यमंत्री जी का, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आनंद शुक्ला मंत्री नगर विधायक जी का और अपने सांसद जी का कि 7 दिसंबर को कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कराएगा, 31 दिसंबर को उस कंपनी को बर्खास्त करके और 7 दिन के अंदर 3 चरणों में 129 किलोमीटर की इस परियोजना को 3 ठेकेदार को देके और बहुत जल्द इस काम को चुनाव से पहले ख़त्म कर लिया जाएगा। जब मैं बलिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं NH-31 की बात नहीं कर रहा हूं, कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इस नाम को नोट कर लीजिए। प्रदेश में गूगल का जमाना है,
आप देख लीजिए कि किन किन जगहों पर जब यह काम लिया है, इनका केवल एक ही मोटो था कि जहाँ जहाँ भी भाई एक हर एक जगहों पे एक संविधान, एक नैतिक आधार पर आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जाने के बाद जब हमारी सरकार लड़ी है कि नहीं, इनका जहाँ जहाँ काम हुआ है, लोगों को, जनता को NH 31 के नाम पे आक्रोश है, लेकिन सीधे सीधे इसको जड़ तक अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनकी विफलता, जो साजिश है समाजवादी पार्टी की, वो सामने दिखी है। मैं पुनः एक बार मैं कह रहा हूं कि जो 129 किलोमीटर की परियोजना की बात हो रही है, 117 करोड़ रुपया 2018 में ही अपनी सरकार ने दी है। मेडिकल की बात कर रहे हैं, उन्होंने पूछा है कि बलिया में 2017 के बाद क्या हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि 2017 के बाद जिला अस्पताल चले जाइए, जिस तरीके से वहाँ की व्यवस्थाएं चेंज हुई हैं जब मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुँचे, और पूरे प्रदेश में केवल मंडल स्तर पे RT-PCR लैब टेस्टिंग जिले स्तर पे, मंडल स्तर पे लगता था। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुँचे, उन्होंने बलिया जनपद एक ऐसा जनपद है जहाँ RT-PCR मंडल स्तर पे नहीं, बलिया जनपद में पूरे प्रदेश में पहला स्थान है जहाँ लगा। आप चले जाइए जिला अस्पताल में, आप डायलिसिस यूनिट जाके देख लीजिए, 1 रुपये की पर्ची पर जो एक गरीब आदमी को डायलिसिस के लिए 7,000, 8,000, 10,000 रुपया खर्चा करना पड़ता है। आज जाके देखिए, प्राइवेट की सुविधा फेल है अपने जिला अस्पताल में। आप चले जाइए, पूर्वांचल का सबसे अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन, डिजिटल एक्सरे अगर है तो अपने जिला अस्पताल पे है। अच्छा चलिए, एक आरोप लगा है यहाँ के विधायक जी पे, लाल बालू और लाल दारू का, क्या सच्चाई है? ये इनके पास इस प्रदेश में सिवाय आरोप लगाने का एक मुद्दा नहीं है जिन पे यह चुनाव लड़ सकें। आरोप तो कुछ भी लग सकता है। आप एक चीज बता दीजिए, अभी कुछ दिन पहले नहीं, कल इनके घर की मुलायम सिंह यादव जी और श्री अखिलेश यादव जो की बहू, मुलायम सिंह की बहू आज भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं राष्ट्रवाद को देखती हूं और उस आधार पर मैं भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन किया। जब एक परिवार को एक मुट्ठी में ये नहीं समेट सकते हैं तो ये दूसरे के ऊपर क्या आरोप लगाएंगे? बताइए, परिवार बिखर रहा है, इनका आरोप है। आरोप क्या है? सच्चाई भी है, कल अपर्णा जी ने बीजेपी ज्वाइन। देखिए, वो स्वतंत्र हैं और मैं तो खुश हूँ, और समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता खुश है जो समाजवाद की विचारधारा में अपने आप को मानता है कि समाजवाद का विस्तार हो रहा है। और ये जो बात कह रहे हैं, ये अपने मुख्यमंत्री से क्यों नहीं सवाल करते हैं कि इनके कैबिनेट में, जो मुख्यमंत्री के कैबिनेट में लोग रहते हैं, वो लोग छोड़ के मुख्यमंत्री को जा रहे हैं। और मैं मुख्यमंत्री को भाजपा की सरकार ने पहले ही मठ में भेज दिया है, गोरखपुर में, और उनके पास मठ नज़दीक है। और बात ये कह रहे थे कि 21 में आकर कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया गया। मैं पूछना चाहता हूं साथी से कि ये बताइए, ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को गोरखपुर भेज दिया गया। तो मुख्यमंत्री को तो गोरखपुर भेज ही दिया गया है। मुख्यमंत्री तो गोरखपुर से लड़ ही रहे हैं। इसके पहले चर्चा थी कि अयोध्या से लड़ेंगे, मथुरा से लड़ेंगे, डर के मारे नहीं लड़े, फिर गोरखपुर भाग के। क्या डर है बताइए? हारने का डर है उनको, हारने का डर है, इसलिए भगाए गोरखपुर। हिम्मत नहीं थी कि गोरखपुर में हिम्मत है कि बाहर लड़े। गोरखपुर से माननीय योगी आदित्यनाथ जी लड़ रहे हैं, और एक ही आप उसी लोकसभा से सांसद भी है, उसी जगह से विधानसभा भी लड़ेंगे। ये कहा अभी नहीं पूछ कर रहे हैं कि मैं लोगों से पूछूंगा। लोगों के बीच में गए हैं कि पूछेंगे कितनी बार? 5 साल मुख्यमंत्री, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिले को दौरे करने वाले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। आप बताइए। ये योगी आदित्यनाथ जी नहीं, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में है। भारतीय जनता पार्टी चलती है तब लोगों के दिलों में पलती है। काम करते हैं हम लोग दिन रात। कभी आजमगढ़ गए अखिलेश जी, उनसे ज़्यादा पद यात्रा हम किए हैं, ये दावा है। मेरे फेसबुक पेज से आप देख सकते हैं, हम लोग उनसे ज़्यादा आजमगढ़ घूमे हैं। और रही बात सरकार की, आरोप तो लगाना, हम भी किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं। अखिलेश जी प्रत्येक दिन अपने अभी एक बात आई कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारे प्रगतिशील समाजवाद, ये 2 दिलों का गठबंधन नहीं है, ये 2 दलों का गठबंधन है। और जो 3 बंदर हमारे दल पे गलती से आ गए थे, जैसे आपने रामायण पहले देखा होगा, भेष बदल करके कुछ बानर आ करके राम की सेना में कुछ टोह लेते थे, देहाती भाषा में कॉल जला कि कुछ जानकारी लेते रहो टोह, वो जानकारी लेने आए थे। 5 साल हमारे सेना में रहे और उसके बाद मेन मौके पर जा करके वो दूसरे सेना में चले गए। उसी टाइप के वो लोग बंदर हैं। और उनके मुखिया का हाल देख लीजिए, चाचा से माइक छीन ले रहे हैं। बताइए। हम चर्चा करना चाहेंगे विकास पे ही। विकास पे, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों का इतिहास मैं बलिया में व्यक्तिगत रूप से बताना चाहता हूँ। 2002 में एक मंत्री जी हुए थे बलिया में, उन्होंने सीवर योजना लाया। सीवर योजना के नाम पर उन्हें पूरे, पहले तो सड़कों को बनवाया, फिर जो है सीवर योजना को लागू करने के लिए उन्होंने पूरे शहर के रास्तों को खुदवा डाला।
सीवर योजना को पाइप बिछाना शुरू हुआ, तब तक बसपा की सरकार आ गई। पाइप बिछते रहे, बिछने के बाद फिर सपा की सरकार आई। जब सीवर योजना पूरी होने को हुई तो तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई, और उस समय एक चेयरमैन इस बलिया में वर्तमान में जो हैं, उस समय निर्दल हुआ थे और भाजपा के प्रत्याशी को हरा कर हुए थे। उन्होंने उस सारे सीवर योजना को नष्ट करके और पुनः बलिया में नालियों का निर्माण शुरू कर दिया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को आप कैसे सत्ता में ला सकते हैं? मेरा यह मानना है। विकास के नाम पर हम करें, इन लोगों का यही विकास है, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो चाहे भाजपा के लोग हों। और वह जो भ्रष्टाचारी जो चेयरमैन है उसको भाजपा भारतीय जनता पार्टी वालों ने अभी तुरंत गोद में लिया है, जो भ्रष्टाचारी चेयरमैन है। तो यह भाजपा क्या समझती है मैं तो यह नहीं समझता हूं, लेकिन इनका यही विकास है। NH-31 की बात ये लोग कर रहे हैं। आप पता कर लीजिए कि 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही है। NH-31 जो NH का मामला जो होता है वह केंद्र सरकार का अधीन होता है, और जो बलिया बैरिया का बंधा चाहे जो भी NH का निर्माण हुआ इधर कांग्रेस के सरकार में हुआ, कांग्रेस के सरकार में। और जो ये ठेकेदारी की बात करें कृष्णा कौन कंपनी की, उस समय आप पता कर लीजिएगा जो वर्तमान MLC साहब हैं, इस समय भाजपा की सदस्यता ग्रहण किए हैं, उन्होंने ही बलिया बैरिया के रास्ते को बनवाया था। और वह रास्ता इतना भ्रष्टाचार में वो भ्रष्टाचार किए कि वह रास्ता पूरा 5 साल तक नहीं चला, वह रास्ता समाप्त हो गया। और यह NH की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार के अधीन आता है, केंद्र सरकार ने उस पर पैसा नहीं जारी किया, या पैसा जारी किया हो तो ये जो मस्त वहाँ सांसद और विधायक उसके कमीशन के नाम पर इतना वो लोग बड़ा कमीशन मांगने लगे कि जो ठेकेदार था वह काम कराने से इनकार करके और भाग गया। वह कहा कि मैं इतना कमीशन नहीं दे सकता हूं, मैं काम नहीं करा पाऊंगा। यही इनका विकास है। दूसरा विकास में बात कर रहा हूं कांग्रेस की। कांग्रेस ने 32 सालों में जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कांग्रेस के लोगों ने बलिया में बहुत कुछ किया। अस्पताल पहले कांग्रेस नहीं बनवाया, इन लोगों ने क्या किया, उसमें एक ईंटा तक नहीं रखवाया। जो केंद्रीय विद्यालय जानते हैं ना कहाँ खुलता है, जहाँ केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते रहते हैं, जहाँ केंद्रीय कार्यशाला होती है, वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय खुलते हैं पब्लिक के लिए, केवल बलिया में। पूरा आप जानकारी कर लीजिए, गूगल का ज़माना है, ये भाई साहब बता रहे थे। पूरे बलिया में, पूरे मैंने बलिया में ही केवल केंद्रीय विद्यालय खुला है, केवल पब्लिक के लिए, जहाँ यहाँ के बच्चे पढ़ सकें, बलिया का विकास हो सके। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों का एक पहले छोटा सा कार्यालय था, भाजपा के विकास में बता रहा हूँ आपको। इन लोगों का एक छोटा सा कार्यालय था यहीं टाउन हॉल पे। इसके बाद इन्होंने 96 में जब इनकी सरकार आई तो एक महंगी ज़मीन खरीद कर बनवाई ये लोग कार्यालय वहाँ पे टाउन डिग्री कॉलेज चौराहे पे। उसके बाद जो है अब जब पुनः इधर सरकार आई 2017 में, तो इनका एक बहुत बड़ा कार्यालय करोड़ों की ज़मीन खरीद कर और AC कमरे उमरे बनवा कर इतना बड़ा कार्यालय अपना बना लिया, हाल नुमा 2 मंजिला भवन बना लिया। यही इनका विकास, इन्होंने अपने कार्यालयों का विकास किया, अपना इन्होंने विकास किया, देश का विकास नहीं किया, न जनता का विकास किया। आप कह रहे हैं कि ये अभी कह रहे थे लोग कि योजनाएं चलाते थे राजीव गांधी के नाम पर, इंदिरा गांधी के नाम पर, तो क्या पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना क्या है, यह किसी के नाम पर नहीं चल रही है? अटल पेंशन योजना क्या है, यह किसी के नाम पर नहीं चल रही है? और यहाँ तक विकास की, वंशवाद की लोग बात करते हैं। आज राजनाथ सिंह के लड़के लड़ रहे हैं विधानसभा का चुनाव, आज अमित शाह के लड़के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हो रहे हैं। जैसा आप पता कर लीजिएगा, हम झूठ बोल रहे हो तो ये क्या वंशवाद के श्रेणी में नहीं आता है? आप भी तो वंशवाद कर रहे हैं। आप क्यों वंशवाद का नारा दे रहे हैं? कांग्रेस वंशवाद तो नहीं कर रही है। अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना होता बिना संघर्ष किए तो 2009 में ही बन गए होते, उस समय वो सांसद हो गए होते। लेकिन उन्होंने आराम से प्रधानमंत्री बनने की जगह उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना और संघर्ष करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, और आज संघर्ष के नाम पर वह भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। कार्यालय बना है 5 साल में इनका आरोप है भाजपा का, बाकी कुछ नहीं बना है। कार्यकर्ताओं का 1-1 रुपया मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इस पूरे बलिया जनपद के अंदर यहाँ कुछ अपने भाई जो कांग्रेस की बात यहाँ पे रख रहे हैं। इस बलिया जनपद में 7 विधानसभा सीटें हैं। एक सीट पे यह बता दें कि इनका कौन सा प्रत्याशी टिकट मांग रहा है। 2014 में देश की जनता ने यह बता दिया है कि कांग्रेस किस पायदान पे खड़ी है। पुनः 2019 में भी कांग्रेस अपनी किस स्थिति में खड़ी है, देश की जनता ने इस बात को बता दिया है। प्रदेश के अंदर क्या व्यवस्था है, कांग्रेस के लोगों को बता दिया। पहले तो बाबा भृगु की धरती पे आपका बहुत स्वागत है। आपने इतना बढ़िया एक बात रखने का वो मौका हम लोगों को दिया है। बात बलिया की होनी चाहिए, और बलिया की जब बात होगी तो निश्चित रूप से छोटा भाई मनन यहाँ बैठा है, इसकी बात को जोड़ते हुए मैं कहना चाहूँगा कि चंद्रशेखर जी, भृगु बाबा, चित्तू पांडे, मंगल पांडे ऐसे
महान महान जो पुरुष हैं उनके नाम पे और भगवान के नाम पे जिनका यहाँ जन्म हुआ, चित्तू पांडे, मंगल पांडे यहाँ से थे, उनके नाम पे बलिया को जाना जाता है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। चंद्रशेखर जी के नाम पे अदालत जी ने कहा कि हमारे पार्टी में कुछ ऐसे वो थे, रामायण के उन्होंने उदाहरण दिया, तो भाई बंदर तो फिर आपकी पार्टी में भी कुछ गए हैं इधर से। अभी पूर्व में आपके नेता जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी के दाहिने हाथ कहे जाते थे, नीरज शेखर जी, बस एक सांसद का टिकट नहीं मिलने के कारण वो बदल गए। अखिलेश जी ने नीरज शेखर जी को चंद्रशेखर जी के नाम पे इतना सम्मान दिया, चंद्रशेखर जी के नाम पे बलिया में विश्वविद्यालय देने का काम किया। वो विश्वविद्यालय सरकार जब बदली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी से माननीय नीरज शेखर जी राज्यसभा सांसद हो गए, उस जमीन पे जहां वो विद्यालय खुला है, आज भी 4 कमरों का वो विश्वविद्यालय है और उस विश्वविद्यालय में 4 सालों से घुटने भर और कमर भर पानी भरा रहता है, लेकिन उसके लिए कोई कवायद नहीं की गई। रही बात इनके ऑफिस बनने की, ऑफिस तो इन्होंने बहुत शानदार बनाया है, इसमें कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा ऑफिस और ऐसे बैठने की जगह नहीं थी, और शायद हो सकता है कि उस समय ऐसे मेहनत करने वाले कार्यकर्ता ना हो कि वो चंदा दे के वैसा ऑफिस बनवा पाए। उस समय हो सकता है सब घोट जाने वाले हों। इन्होंने जैसा कहा कि चंदा दे के हम लोगों ने बनाया, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी जो सड़क है, मुझे याद है कि अभी 15-20 दिन या 1 महीने पहले माननीय आनंद स्वरूप शुक्ला जी ने उस सड़क का शिलान्यास किया है। ऑफिस तो बन गया, लेकिन वहाँ जाने की सड़क नहीं थी। ये है यहाँ का विकास। 4 बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, इतना कुछ आप बोल रहे हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पूर्व की सरकारें, वर्तमान सरकारें, पूर्व के जनप्रतिनिधि तो हैं जो बलिया की दुर्दशा हो रही है। पूर्व के जनप्रतिनिधियों का काम जोड़ लीजिए। यहाँ पे ट्रामा सेंटर इनकी सरकार में नहीं आया है, अखिलेश जी की देन है, उन्होंने दिया ट्रामा सेंटर, उन्होंने बनवा दिया। दिल्ली चंद्रशेखर विश्वविद्यालय उनकी देन है। जनेश्वर मिश्रा सेत तो बन गया, अप्रोच आज तक नहीं बन पाया क्योंकि पैसा ही नहीं पास हुआ। अभी जाके पैसा पास हुआ, अभी 5 सालों में जो बीत गए तब जाके अप्रोच का पैसा पास हुआ। अप्रोच ये नहीं बनवा पाए अपनी सरकार में। NH-31 5 सालों से वो NH-31 खराब है। अब सरकार जब खत्म होने का आई हो तो तब जाके ठेकेदार बदला गया। क्यों भैया, 5 साल में उस ठेकेदार को क्यों नहीं बदला गया? ये माननीय नगर अध्यक्ष हैं, मैं इन्हीं से पूछना चाह रहा हूँ, इन्हीं के विरोध के चलते यहाँ का जो चेयरमैन है, नगर पालिका का चेयरमैन का, इन्होंने उसका जबरदस्त विरोध किया था। कारण था नगर पालिका की बजबजाती नलियाँ, पूरे शहर का पानी लगना। इन्होंने इसी भारतीय जनता पार्टी के इसी नगर अध्यक्ष ने जोरदार उनका विरोध किया था, और आज वही अजय कुमार समाज सेवी इसी भारतीय जनता पार्टी में जाके बहुत अच्छा महापुरुष हो गया। आपने उसको ज्वाइन क्यों कराया? आपने उसको, यहाँ एक अधिशासी अधिकारी, यहाँ एक अधिशासी अधिकारी, सरकार के नियमों और शासन के नियमों के हिसाब से एक अधिकारी 3 वर्ष से एक जिले में ज़्यादा नहीं रह सकता है। यहाँ इनके मंत्री जी माननीय आनंद स्वरूप शुक्ला जी, यहाँ के सांसद, यहाँ के आला अधिकारी सारे। चाहता हूँ, बलिया जनपद में आप भी निवास करते हैं, इनका मंत्री कौन है? नहीं, मेरे ही मंत्री है, मैं आपकी सरकार के मंत्री। आप कहिए कि मेरे में नहीं, मंत्री तो मेरे भी है, कि मेरे में मंत्री, लेकिन आप भी बलिया भाई साहब, शासन का यह शासनादेश है कि 3 वर्ष से अधिक कोई भी बलिया जनपद में कोई अधिकारी नहीं रह सकता, उसका स्थानांतरण होना निश्चित है। यहाँ एक ईओ बैठा है जो लगातार घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, और पराश्रय किसका है? तो इन्हीं की पार्टी के किसी बड़े नेता का। नहीं तो वो 4 सालों से यहाँ पे है, कम से कम 4 वित्तीय अनियमितताओं में जिसमें करोड़ों का उसने घोटाला किया है, उसका साक्ष्य दिया गया है। डीएम ने उस पर जांच की है, एसडीएम ने उस पर जांच की है, और उसके खिलाफ उस पर जुर्माना लगा है। उसकी पत्नी यहाँ पोस्टेड है, और उस आदमी का आज तक तबादला नहीं हुआ। इसका जवाब दे देंगे क्यों नहीं हुआ? ये बताइए, चेयरमैन भ्रष्टाचारी है, भाजपा में आके गंगा नहा। जी, सर्वप्रथम मैं गोरखपुर लाइव का भृगु बाबा की धरती पे स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपके इस बात का जवाब देने से पहले मैं अपने कांग्रेसी बंधु और हमारे बगल में बैठे समाजवादी बंधु की 2 बातों का जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने श्री राम जन्मभूमि में जो घोटाले का आरोप लगाया इन्होंने, आप भी जानते हैं और पूरे भारतवर्ष की जनता जानती है कि इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि पूरी तरीके से वंशवादी परिवारवादी परंपरा को लागू करते हुए पिछले 32-40 सालों से अभी विराजमान है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके एफिडेविट देती हैं कि श्री राम प्रभु क्या है, प्रभु श्री राम क्या है, काल्पनिक है। वो लोग हम लोगों पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया। हम तो आपके दरवाजे पे आपके मुखिया से 1 पैसा भी मांगने नहीं गए। जितना भी चंदा भारत की हिंदू जनमानस जनता ने दिया, उस चंदे से प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, वो भी आप लोगों को फूटी आंखी नहीं भा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया। यहाँ की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने उस फैसले को लागू कराने के लिए अपनी पूरी ताकत से, आप जानते हैं कि एक पंछी भी आपस में नहीं लड़े,
पूरी शांति व्यवस्था बनी रही। ये लोग जानबूझकर हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने की कोशिश करते रहे, कांग्रेस पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और जहां तक आप जानते हैं कि पूरा इन्होंने कोशिश किया, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट हर जगह अड़ंगा लगाया। हम 40 वर्ष से संघर्षरत रहे, हमारी पार्टी ने एकदम उसके लिए श्री राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़ी और उस मंदिर का फैसला हमारे पक्ष में आया। चलिए, एक आरोप इनका ये है, सुनिए, आरोप इनका ये है, दूसरे आरोप पे आ रहा हूं भाई साहब, अप्रोच नहीं बना 5 साल। जी, ऐसा बिल्कुल इनका निराधार है। जब हमारी सरकार बनी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद इन लोगों का जो कार्यकाल था वो लगभग 2017 में पुल पूरा होना था, लेकिन इनके जो नगर विकास मंत्री थे उस समय नारद राय, उनके घोटालेबाजी के चलते वो पुल नहीं बन पाया। हमारी सरकार आई और 1 मिनट की देरी किए बगैर भी वो जो धन स्वीकृत, जो आगे का धन था स्वीकृत किया और अप्रोच क्या, पुल निर्माण के लिए भी पहले धन दिया, उसके बाद अप्रोच भी बनना शुरू हुआ, अप्रोच बना। आप चले जाइए अभी इस पार से लेके उस पार तक, उस पार भी कम से कम 15-20 हज़ार की जनता रहती है, वो भी दिन रात इस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। आप जनता के बीच में जाइए ना, ये तो कार्यकर्ता है, मैं भी कार्यकर्ता हूं। अगर हो सकता है कि मैं झूठ बोल दूं, ये झूठ बोल दे, ये गलत आरोप लगा रहे हो। आप जनता के बीच में जाइए, वहां की 20,000 जनता में से मैं कह रहा हूं 15,000 जनता आज बम बम बोल रही है, कह रही है कि आएंगे तो योगी ही और जीतेगी बीजेपी ही। और सुनिए, आपकी बात का जवाब दे दिया मैंने, इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। इन्होंने मेरे बगल में जो समाजवादी पार्टी के मेरे बंधु ने कहा कि भगवा, देखिए मैं विकास की बात पे आऊंगा, भगवा आतंकवादी की और देखिए भगवा आतंकवाद की बात, 6 महीने सुनिए मेरी बात सुनिए, भगवा आतंकवादी की बात पानी में डूबा हुआ है, मंत्री जी का मेरी बात सुनिए, मैंने नहीं बोला था आपकी बात पे, मैंने नहीं बोला था, शांत रहिए बंधु, शांत रहिए। मैंने आपके बीच में नहीं, आप बताइए, आप नगर अध्यक्ष हैं, जिस चेयरमैन के खिलाफ आप धरना देते थे उसी के साथ चाय पी रहे हैं। आप जिस चेयरमैन के साथ खिलाफ धरना देते थे उसके साथ चाय पी रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी 2017 1 दिसंबर को चेयरमैन साहब चुनाव जीते, निर्दल प्रत्याशी तो उन्होंने भेजा। उनका सबसे पहला था कि मुझे किसी दल पार्टी को नहीं ज्वाइन करना है। अब तो भाजपा में आ गए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। में आ गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ऐसा संस्कार है कि अगर मेरे जैसा नगर अध्यक्ष भी अगर गलत करेगा तो पार्टी से निष्कासित करने का काम होगा। मैं इस बात को 3 बार कह रहा हूं। अभी जैसे भाई साहब ने कहा, इस बलिया नगर क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं। सपा की सरकार थी और यहीं चित्तू पांडे चौराहे पे एक व्यापारी के ज़मीन को सपा के कुछ आताताइयों ने कब्जा कर लिया। 3 महीना तक किसी न्यायालय परिसर में चलता रह गया वकीलों का स्ट्राइक, और जिसने कब्जा किया उस जमीन को वह पूर्व मंत्री के गाड़ी में 24 घंटा घुमा रहता है। मैं इस चीज को बहुत जिम्मेदारी और गंभीरता पूर्वक मैं कह सकता हूं कि जब से भाजपा की सरकार रही है, किसी व्यापारी का 1 फीट जमीन कब्जा नहीं हुआ है। यह सबसे बड़ा विकास है इस बलिया नगर पालिका क्षेत्र का, इस नगर का 361 नगर विधानसभा का। एक गुंडा मवाली यह नहीं कह सकता कि 10 रुपए की भी रंगदारी कहीं हुई होगी। बलिया के एक मिंटू वर्मा है, बांसडी तगादे के लिए जा रहे थे, गोली मारकर उनसे 50 लाख रुपया छीनने का काम समाजवादी पार्टी सरकार ने, समाजवादी सरकार ने रंगदारी लिया था इनका। ये क्या रंगदारी की बात करेंगे, इनका बैरिया का विधायक सुरेंद्र सिंह खुलेआम, जो बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त हैं, जो सुरेमपुर मेले की जमीन पे कब्जा करते हैं, वो नाश्ता भोजन जमीनों से करते हैं और पूरे बलिया पर वो कब्जा जमाने का काम करते हैं। इनका विधायक सुरेंद्र सिंह कहने का काम करते हैं, तमाम सम्मानित मीडिया के सामने बात को कहने का काम किए हैं। वीरेंद्र सिंह मस्त बलिया में जो सांसद बने 2019 में, और बैरिया में जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक सुरेंद्र सिंह हैं, वो खुलेआम मंच पे कहने का काम करते हैं कि हमारा सांसद जमीनों को लूटता है, गरीबों को लूटता है, कमजोरों बेवसों लाचारों को लूटने का काम करता है। इनका ये विधायक कहने काम करता है। ये क्या बात करेंगे समाजवादी का? अच्छा, एक सवाल आपसे ये है, समाजवादी पार्टी कर रही है, हम समाजवाद की बात करते हैं, और अभी भारतीय जनता पार्टी से गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, 85, 15, 80, 20 की बात करते हैं। क्या ये है, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं बताइए। 85, 15 की बिल्कुल बात नहीं की है। उन्होंने कहा है कि जो खुले मंच से कहें, क्या दिखाना चाहते हैं? लगातार कह रहे हैं कि पिछड़े 5 साल क्या किए हैं, पिछड़े, किस बात की पिछड़े की बात करते हैं? पिछड़े को आप जात से मत जोड़िए।
पिछड़ा क्या है? पिछड़ा सवर्ण भी हो सकता है, पिछड़ा ब्राह्मण भी हो सकता है, पिछड़ा ठाकुर भी हो सकता है, पिछड़ा भूमिहार भी हो सकता है। वो पिछड़ा जात सूचक मत समझिए। पिछड़ा हर जाति वर्ग संप्रदाय और धर्म के लोग पिछड़े हो सकते हैं, वो जाति को नहीं कहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि 15% में बंटवारा होगा। वो लोग जो धर्म के आधार पर वोट नहीं देना चाहते हैं, वो लोग जो विकास के नाम पे वोट देना चाहते हैं, वो लोग जो सड़कों अस्पतालों के नाम पे वोट देना चाहते हैं, वो लोग पुल के नाम पे वोट देना चाहते हैं, वो लोग इकाना स्टेडियम के नाम पे वोट देना चाहते हैं, वो लोग विश्वविद्यालय के नाम पे वोट देना चाहते हैं, वो 108 नंबर 102 नंबर के नाम पे वोट देना चाहते हैं, वो लोग एम्बुलेंस के नाम पे वोट देना चाहते हैं, वो चमचमाती आगरा एक्सप्रेसवे के नाम पे वोट देना चाहते हैं। ये बात इसके पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के कार्यकाल के पहले उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे नहीं था। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार में आप इसके बाद बताइए, इसके पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के कार्यकाल के पहले उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे नहीं बना। हमने इस बात से कहीं मैं कर रहा हूं कि आप एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, मैं एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूं। हमारा देश आजादी के, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, बोलने को मौका आपको ही मिलेगा। हम इसमें कोई गुरेज नहीं है कि इससे पहले विकास नहीं हुआ, लेकिन जो विकास की ऊंचाई समाजवादी पार्टी ने छुड़ाने का काम किया हर जनपद में। आपके बलिया जनपद की बात बता रहा हूं भाई साहब, इस बलिया जनपद में 25,000 की आबादी के लोग जो आजादी के 70 वर्षों बाद, जो वहीं 82 परानपुर के लोग जिन्होंने जलते हुए बल्ब को नहीं देखा था, चलते हुए पंखे को नहीं देखा था, लेकिन हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने वहां पर बिजली का देने का काम किया। वहां के लोग बलिया एक हफ्ते दिन में, एक हफ्ते रात में बिजली आती है। रात में नहीं, हमने शुरुआत किया था। वहां के लोगों के बारे में बता देना चाहता हूं कि वहां के लोग ये सोचते थे कि अपनी बेटी बहू की शादी का बाजार कैसे करने जाना है बलिया, अपने बच्चे का एडमिशन कराने कैसे जाना है बलिया, अपनी खेत बधार के मामलों को हल्का करने कैसे जाना है कचहरी में। लेकिन हिंदुस्तान का दूसरा बड़ा पुल छोटे लोहिया स्वर्गदेव मिश्रा जी के नाम पे दिया। और मैं छात्र संघ का महामंत्री हूं, इसलिए नाते कहना चाहता हूं कि बलिया का जो नौजवान, जो गरीब बेबस लाचार का घर का नौजवान रहता था, और उसके जब रिजल्ट खराब होते थे तो उसे जौनपुर गोरखपुर जाना पड़ता था। पूछ लीजिए इनसे कि हिंदुस्तान में बलिया जनपद में छोटे लोहिया चंद्रशेखर के नाम पे, जो हिंदुस्तान के प्रथम समाजवादी प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पे बसंतपुर विश्वविद्यालय ने काम किया। इसलिए बात करना चाहता हूं, हम लोग विकास के कोख से पैदा हुए हैं और विकास करने वाले नेता हैं। मंत्री जी के घर के सामने गड्ढा है, उस गड्ढे को सरकार चलाने के बाद 48 सीट पर आ गए थे, इतना विकास किया। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि लोकतंत्र की रोटी उलटती पलटती रहनी चाहिए। हम लोग सत्ता में जाते हैं और सत्ता में रहते हैं। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता इस प्रदेश के किसी चौराहे पे कह सकता है। लोकतंत्र को इतना उलेट दिया अखिलेश जी कि अपने पत्नी को भी चुनाव नहीं जिता पाए। अपनी पत्नी, देखिए ये तो लोकतंत्र है, यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं। तो इंदिरा गांधी से ये तो यही तो खूबसूरती है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र की सारी यही खूबसूरती है कि चुनाव कोई भी जीत सकता है और चुनाव कोई भी हार सकता है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और हमें अपनी हार स्वीकार है और अपने हार से हम लोग सीखने का काम करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पूरे मन से, खुले मन से आसमान के नीचे किसी चौराहे पे खड़े होकर बोल सकता है कि मैं अखिलेश यादव का सिपाही हूं, विकास पुरुष मेरा नेता है। जिस नेता ने 108 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, गांव गरीब क्षेत्रों में गाड़ियां नहीं थी और उन्हें गरीबों को भापा कि गरीब की क्या हो सकता है। बड़े बड़े घरों पर जाते थे और अन्य भी करने काम करते थे कि बलिया जाना है, लखनऊ जाना है, इलाहाबाद जाना है, में डिलीवरी का काम है। लेकिन नेता की दूरदर्शी सोच देखिएगा, 108 नंबर 102 नंबर देकर के जो प्रसव पीड़ित थी हमारी माताएं बने, उनको अस्पताल ले जाने का काम किया। एक सवाल इनका आपसे, एक सवाल। इन्होंने कहा जो पार्टीगत बातें हो रही हैं, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति का धर्म होना चाहिए। इनकी पार्टी में अभी जिनका इनके साथ अलायंस हुआ है, संजय निषाद, उसको सुन के मुझे बहुत दुख हुआ जब उसने ये कहा कि राम जी दशरथ जी के पुत्र ही नहीं थे और ऐसे लोगों के आप पोषक बने हैं। वो आपके आज अलायंस में है तो बहुत सुंदर है। आपके यहाँ आपके पास जो है वो बढ़िया वॉशिंग मशीन है, उसमें जो जाता है वो धुल जाता है। ये तो अभी लगातार हम लोग देख रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस में थी, बहुत गंदी थी, आज भाजपा में है, बहुत अच्छी हैं। अभी टिकट मांग रही है, उनके बच्चे को नहीं मिलेगा, बहुत बुरे हो जाएंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य उस समय तो बहुत अच्छे थे, 5 साल तो आपने ना उनको बंदर कहा, ना उनको भालू कहा, ना कुछ कहा। आज वो मायावती ने कहा है कि स्वामी प्रसाद की औकात क्या है तुम जानते थे आप लोग। स्वामी बयान संजय निषाद तो हम आएंगे। मायावती ने कहा है राम जी दशरथ जी के पुत्र नहीं है। स्वामी प्रसाद की औकात क्या है कि भाजपा में आने के बाद उसका किस्मत खुला। राम जी से ये ताल्लुक, मायावती ने तुमका औकात बता नहीं, राम जी से अगर ये ताल्लुक रखते हैं तो क्या संजय निषाद के उस बयान से ताल्लुक रखते हैं कि राम जी दशरथ जी के पुत्र नहीं थे? बस इनसे यही सवाल। आप जवाब। मैं एक चीज़, अभी जैसे भाई ने कहा कि मुझे जनेश्वर मिश्रा सेतु पर लड़ना है, ट्रामा सेंटर पर लड़ना है, ट्रामा सेंटर पर। मैं एक चीज़ आपके भी सवाल का मैं जवाब दूंगा। 2017 में सपा के लोगों ने इन्हीं
व्यवस्थाओं को लेकर चुनाव लड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ महाराज जी को बनाया। एक ही मुद्दा 17 में भी ले आएंगे, 22 में भी ले आएंगे। जनता को भली भांति इस बात का पता है कि मुझे किन बातों पर 17 की व्यवस्थाओं को फिर आप ले आकर और उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने यह मन बना लिया है कि योगी जी को फिर से लाना है। दूसरी बात, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो आते हैं, मैं गर्व से इस बात को कहता हूं, गंगा नहा लेते हैं। आप जितने लोग भी यहां पे आए, अभी अपर्णा जी आई वैसे हमारी पार्टी में, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि मुझे राष्ट्रवाद से प्रेम है। आप बताइए संजय निषाद के बात से सहमत जो भी भाई यहाँ से जो भी भाई भारतीय जनता पार्टी जी भाई साहब, कल ही आपने देखा श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी का और डॉक्टर संजय निषाद जी का इंटरव्यू। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है, भैया की बात का जवाब दे रहा हूं, कि प्रभु श्री राम मंदिर के श्री राम जी को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में मछुआरे का निषाद समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। जब वो जाके निषाद राज से मिले, निषाद राज ने सहयोग किया तो वो लंका विजय करके आए। और इस बार पुनः डॉक्टर संजय निषाद का पूरा समाज हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बिल्कुल नहीं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे आप। झूठ बात है। कहां है भाई साहब, झूठ बोल रहे हैं आप देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा झूठ बोलने का काम करते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। कल का वीडियो देखिए ना भाई साहब, कल का वीडियो आप मीडिया से हैं, आप कल का वीडियो उनका देखिए ना, कल का आप देखिए उनका मीडिया का बयान ना, कि वो पूरा निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और पुनः जैसे श्री राम मंदिर बन रहा है उसमें निषाद समाज सहयोग कर रहा है। एक बार पुनः पूरे प्रदेश में भगवा लहरा रहा है। और सुन लीजिए मेरे बंधु, भगवा आतंकवादी नहीं होते। जिस दिन भगवा आतंकवादी हो गया ना, ये लाल टोपी या फिर ISIS सारे पाकिस्तान के पूरी दुनिया से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कांग्रेस पूरे देश से इनके सवाल का मैं जवाब देता हूं। ये साथी इतने आतंकवाद और भ्रष्टाचार और अपराध बात कर रहे थे कि इनके सरकार में IPS फरार है और अपराधी क्रिकेट खेल रहा है। और अपराध की बात और आतंकवाद की बात पे कर रहे हैं, दंगा की बात पे। जो दंगा कराने वाले लोग थे, जिन पे दंगा कराने का मुकदमा दर्ज था, वो खुद ही कुर्सी बैठे थे। इनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनके डिप्टी CM, सबके आपराधिक मुकदमे थे, सब पे दंगा कराने का आरोप था और सब लोग कुर्सी बैठे थे। एक आतंकवादी अखिलेश यादव एक आतंकवादी को बचाने वाले में उनका साइन था, ये भी पूरे देश को पता है ना। कहाँ पता है? लाइए, आप लाइए, आप लगाइए। आपने तो महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाने के लिए गठबंधन किया। आपसे बड़ा आतंकवादी कौन हो सकता है इस देश में? आपने पुलवामा अटैक करा इस देश में। आपसे बड़ा आतंकवादी इस देश में कौन है? ये बताइए क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विकास पांडे। आप यहाँ के नगर अध्यक्ष रहे? जी, मैं नगर अध्यक्ष नहीं हूँ, बलिया नगर पालिका से सभासद हूँ, व्यापार मंडल का संरक्षक हूँ, पटरी दुकानदार समिति का जो है अध्यक्ष हूँ, और 2 बार राज्य सरकार से मैं पुरस्कृत हो चुका हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो आप बलिया में है, बात यहाँ बलिया की हो रही है, तो बलिया की वास्तविकता क्या है इसे जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, नेताओं का तो एक ही नारा है जो सत्ता में जाते हैं, दाम है दारू है नेता जुगाड़ू है। तो सत्ता में जाने के बाद नेताजी लोग को बस यही याद आता है कि दाम है दारू है नेता जुगाड़ू है, विकास जाए भाड़ में। और बात रही बलिया की बारे में कई लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी बातों को कह रहे हैं। तो देखिए, बलिया में विकास की बात हो तो बलिया पूरे पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश में, और जहाँ तक मैं बिहार को भी देखूँ तो बिहार से भी पिछड़ा हुआ जिला आज बलिया है। जो कि हम लोग गर्व से कहते हैं कि बलिया स्वयं में एक राष्ट्र है, बलिया बागी है, हम बलिया के बागी हैं। लेकिन आज विकास की बात हो तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि यहाँ की सड़कों पे निकलिए, यहाँ का विकास आपको दिख जाएगा। अगर कोई महिला, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, शब्द मुझे नहीं कहना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति द्वाबा से निकलता है और उसे बलिया आना हो, अगर उसका डिलीवरी केस हो, तो रास्ते में या तो दम तोड़ देगी या तो डिलीवरी दे देगी। ये बलिया का विकास है। और बलिया के विकास की बात रही तो आप यहाँ से सदर हॉस्पिटल जाइए, तो वहाँ पे बलिया का विकास यही है कि जो डॉक्टर वहाँ पे बैठ रहा है, वो डॉक्टर बस एक अपनी थाना पूर्ति कर रहा है और साइड से अपनी प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है। ये बलिया का विकास है। बलिया नगर पालिका में मैं हूँ और मैं बलिया नगर पालिका के विकास की बात बता रहा हूँ। कम से कम 200 करोड़, और ये हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी पूरी जो है रिपोर्ट मेरे पास है। कम से कम 200 करोड़ का जो है घोटाला हुआ है बस बलिया नगर पालिका में।
एक भ्रष्ट अधिकारी, अभी मैं कुछ दिन पहले जेल गया था, अभी कुछ दिन पहले ही मैं जेल से आया हूं, लेकिन मुझे जेल क्यों भेजा गया? एक षड्यंत्र के तहत। सारी जांच मैंने करा ली थी, क्योंकि यहाँ का जो ईओ है उसे सत्ता का कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है। कमिश्नर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक मैं गया हूँ, मैं दिल्ली तक जाकर जो है इसकी रिपोर्ट किया हूँ, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। क्योंकि मैं आपसे पहले ही कहा, दाम है दारू है, नेता जुगाड़ू है। यहाँ सबका हिस्सा जाता है, हमारे सभासद भी हैं, मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं। यहाँ अब से जा रहा है कि शुरू से ही जाता है? नहीं, अभी तो देखिए, मैं अभी छात्र संघ से निकला हुआ हूँ। छात्र संघ से निकल के हम लोग राजनीति की मुख्य धारा में आए हैं। और मैं आपसे ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं पहली ही बार में चुनाव जीता और दारू लिट्टी मुर्गा खिला के नहीं जीता हूँ। जनता ने एक विश्वास के साथ दिया है कि हाँ, ये आप लीजिए। और ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इससे पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन नो डाउट इनकी तरह जो है, जो मेरा एक नज़रिया है, क्योंकि देखिए मैं किसी पार्टी और किसी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग अभी निर्दलीय हैं, भगत सिंह जी में विश्वास रखने वाले लोग हैं और बागी हैं, क्योंकि बागी एक तख्ता लग गया है तो हम लोग बागी ही हैं। तो देखिए, भ्रष्टाचार की बात हो तो भ्रष्टाचार जितना इस सरकार में हुआ है, खासतौर से बलिया में, वो किसी सरकार में नहीं हुआ है। और इसकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। सोचिए कि IAS, PCS अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट लगा दी है कि यह अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, वित्तीय अनियमितता में पाया गया है। लेकिन सोचिए कि वह 4-4.5 साल होने जा रहा है, विगत 4.5 सालों से जो है वो बलिया में बैठा हुआ है। और बलिया की रही बात, तो आपसे मैं बता दे रहा हूँ कि बिना कमीशन का यहाँ कोई काम ही नहीं होता है। पहले 30% पे कमीशन पे कोई मामला सेट होता है, उसके बाद बलिया के विकास की बात होती है। तो ये बलिया का विकास है। यहाँ विकास के मामले में अगर हम लोग 100% देना चाहें तो बलिया में विकास के मामले में हम लोग 0 चलिए, हम कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम शशांक शेखर सिंह पड़ेगा। शशांक जी क्या करते हैं? मैं छात्र संघ से जुड़ा हुआ हूँ। छात्र संघ के पदाधिकारी हैं? नहीं, चुनाव तब हो नहीं रहा है। चुनाव यहाँ पे चूंकि मंत्री जी लोग चाह ही नहीं रहे हैं कि चुनाव हो, तो चुनाव होगा कहाँ से? और रही बात, किस संगठन से है? मैं किसी संगठन से नहीं हूँ, मैं छात्र राजनीति से हूँ और मैं किसी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, ना भाजपा ना सपा। और रही बात यहाँ विकास की, तो बलिया में चाहे भाजपा रही हो या सपा रही हो, यहाँ पर अगर विकास का मुद्दा देखा जाए तो कोई विकास नहीं हुआ है। आप NH 31 को ही देख लीजिए, उसके बाद से आप बलिया में ट्रामा सेंटर चालू तो हो जाता है, लेकिन उसको सुचारू रूप से आज तक चालू नहीं हो पाया है। RT-PCR कहने को तो होता है, लेकिन वो भी सही से नहीं हो पाता है। तो बलिया में विकास अगर देखा जाए तो ना भाजपा ने किया है ना सपा ने किया है, मेरा मानना ये है। क्योंकि यहाँ कोई भी एक्सप्रेसवे ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई यहाँ पे जुड़ता नहीं है। वहाँ पे बोल दिया जाता है, नितिन गडकरी जी आए थे, बोले थे कि यहाँ से ब्रिज बनाएंगे, ये बनाएंगे, पता ना पास हुआ नहीं हुआ। वो सांसद जी जानते होंगे, वो जानते होंगे। सांसद जी यहाँ पे कह दिए कि दिसंबर तक NH 31 का कार्य पूरा हो जाएगा। 3 बार टेंडर निरस्त होता है और वो कार्य नहीं पूरा होता है। तो बलिया में जहाँ तक, और हर साल बरसात के समय में अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे, सारी रोड डूबी हुई मिलेंगी। जितनी VIP कॉलोनियाँ कहीं जाए, आवास विकास से लेकर सब आपको डूबा हुआ मिलेगा। और यहाँ जेल है, यहाँ हर साल यहाँ जेल से शिफ्ट होते हैं, आजमगढ़ मऊ जाते हैं कैदी। ये स्थिति है यहाँ विकास की। और यहाँ के जो मंत्री जी लोग हैं, छात्र में जो आवाज़ उठाएगा उसको दबा दिए। जैसे कभी भाई हमारे विकास पंडित लाला जी ने कहा, उन्होंने एक ईओ का मुद्दा उठाया था, उनको जेल भेज दिया गया, जबकि वो जेन्युइन मुद्दा था। उसमें मैं कहीं से नहीं देखता हूँ कि वहाँ पे अगर देखा जाए तो ईओ वास्तव में यहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक काम नहीं हुआ है, एक टेंडर, कोई सुचारू रूप से कोई टेंडर या कोई प्रक्रिया कह दी जाए कि अगर वो सही से किए हों अपने 5 साल के कार्यकाल में। और नामांकन, यहाँ तक देखिए, अगर आपको चुनाव नहीं कराना था छात्र संघ का, तो आपने नामांकन क्यों कराया? नामांकन करा दिए और उसके बाद छात्र संघ चुनाव स्थगित कर दिए। ये कौन सा मजाक है? आपको क्या उससे पहले नहीं पता था कि छात्र संघ का नामांकन हो रहा है? चलिए आइए, आप कुछ अन्य लोग हैं, इनसे बात, कुछ कहना चाहते थे आप? हम कहना चाहते थे अपर्णा यादव के बारे में। जो अपर्णा यादव जी गई हैं समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में, तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का काम ही है लड़ाना भिड़ाना। इन्होंने जो लड़ाया भिड़ाया, उससे लड़ भिड़ कर ही अखिलेश जी से लड़कर वो चली गई होंगी दूसरी पार्टी में। और इसके पर इनके लड़ाने भिड़ाने का उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आपको। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे, उस चुनाव में इन्होंने हिंदू मुसलमान में इतना दरार पैदा किया कि वहाँ पर संघर्ष होते रहे। और जब चुनाव समाप्त हो गया, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता वहाँ हिंदुओं का समाचार तक पूछने नहीं जाता है कि आप किस हाल में हैं वहाँ।
आप किस हाल में हैं, किस हाल में जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वहाँ पूछने तक नहीं जाते हैं। यह केवल चुनाव तक इनका राष्ट्रवाद जगा रहता है। और यह राष्ट्र पूछता कौन है, कौन दल पूछता है? हाँ, कौन दल पूछता है? आज जो है वहाँ पूछ रहे हैं। कांग्रेस की बात करिए, प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और जिस पोस्टर को लेके वो भुनाने का काम कर उन्हीं का टिकट काट देती हैं। किसका टिकट काट दे रही है? प्रियंका मौर्य जी, ऐसा प्रियंका, लेकिन 40% महिलाओं को टिकट तो दे रही है। प्रियंका मौर्य ठीक, प्रियंका मौर्य पार्टी में किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती है। उन्होंने 40% महिलाओं के लिए कहा, और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उन्होंने कहा लड़कियों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। वह केवल एक प्रियंका मौर्य के नाम पर नहीं उन्होंने नारा दिया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ठीक है, वो पोस्टर गर्ल थी, क्या पोस्टर गर्ल उनको बनाया गया तो उनको सारा चीज़ उन्हीं को दे दिया जाएगा? ऐसा नहीं है। और भी मेहनती लोग हैं जो चुनाव लड़ने लायक हो, उनको टिकट दिया जा रहा है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी खुद नहीं चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, प्रियंका गांधी जी संघर्ष की नेता है और उत्तर संघर्ष करती रहेंगी पूरा। बिल्कुल, संघर्ष पूरे जीवन का नहीं है। आप देखिए, हमारे यहाँ जब भी इन्होंने भाजपाई लोगों ने परिवारवाद वंशवाद का वो दिया, उदाहरण दिया, आप देखे होंगे कि राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया, सोनिया जी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया। आज हमारे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के लोग प्रियंका गांधी जी को कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री फेस बन जाइए, लेकिन प्रियंका जी इस बात से कहीं ना कहीं, देखिए कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, ये लोग कहते हैं गांधीवाद परिवारवाद की, उसके बहुत छोटी बात कहेंगे हम कि जब आप 7 साल के मोदी पे इतना इतराते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं हम 70 साल वाले गांधीवाद पे और गांधी परिवार पे इतराएंगे, क्योंकि देश को आज बनाने का काम उन्होंने ही किया है। ये लोग जितना चिल्ला रहे तभी चिल्ला के लोग पहुंच गए। आप पूछिए इनसे कि भारत छोड़ो आंदोलन की जब राजनीति हुई थी, जब गांधी जी के नेतृत्व में इस देश की आज़ादी की बात हुई थी, उस समय ये हिंदू संघ, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये जितने छोटे छोटे संस्थाएं इन लोगों ने धर्म के नाम पे और जात के नाम पे उस समय भी बनाए थे, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। और तब भी इस देश की जनता ने कांग्रेस का साथ दिया और भारत छोड़ो आंदोलन के साथ साथ हमें आज़ादी मिली। मुद्दा ये नहीं है, हम सत्ता में नहीं है, मानते हैं, ये नहीं है कि जरूरी कि आप हमेशा सत्ता में रहें, कभी ना कभी परिवर्तन की राजनीति होनी चाहिए। बीपी सिंह के नाम पे और तमाम ऐसे लोगों के नाम पे इस देश ने बदलाव किया है, लेकिन कहीं ना कहीं भुक्तभोगी हुआ है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 7-8 सालों से सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं देश इसका परिणाम भुगतेगा। और आप देखिएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि फिर से ये देश और जनादेश के साथ और प्रदेश और देश दोनों में कांग्रेस को लाएगी और यथार्थ ये सारे मुद्दे खत्म होंगे जी। और हम एक बार हम यहाँ बलिया के धरती पे थे, एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, काफ़ी चर्चाएं हुई लोगों की, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा ये हुई कि यहाँ जिस धरती ने चंद्रशेखर जैसा नेता दिया, जिस धरती ने आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहाँ की इतनी दुर्व्यवस्था है। कहीं ना कहीं इसके लिए पूर्व की बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और वर्तमान की सरकारें जिम्मेदार हैं। चंद्रशेखर की धरती इस तरह से अगर उपेक्षा का शिकार होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के नेतृत्व चयन करने पर भी सवाल उठना चाहिए। बाकी हमारा कारवां बलिया के अन्य विधानसभा में जाएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे गोरखपुर लाइव के साथ।